हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो वेलकम टू केमिस्ट्री प्लस अकेडमी। आई एम कोमल शर्मा। लेट अस स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच इज केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए, काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है, मोशन। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होगा, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम पढ़ते हैं फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड factors affecting rate of reaction, and third mechanism of the reaction। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड। ठीक है, स्पीड होगी, इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है। और इसका फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कि कोई भी रिएक्शन है उसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ में धीरे 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 डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में इंक्रीज होती जाती है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, द चेंज इन concentration of reactant oblique product with respect to time। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ में जितना चेंज होता है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, रेट क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर C हो गई, और यहाँ हम स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो लिखते हैं इसको dC/dt। और यहाँ साइन आता है, प्लस साइन भी आ सकता है और माइनस साइन भी आ सकता है। प्लस साइन का मतलब क्या होता है, फॉर प्रोडक्ट, और नेगेटिव साइन जो होता है वो होता है फॉर रिएक्टेंट। इसको क्यों लिखते हैं, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की टाइम के साथ में इंक्रीज होती है इसलिए प्लस साइन आएगा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होती है इसलिए क्या आता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। इसके साथ में हम इसकी रेट की अगर यूनिट की बात करते हैं तो देखिए, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो क्या लिख सकते हैं इसको, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो रेट की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकंड। अब देखिए कि क्या यहाँ पर जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो क्या ये सभी रिएक्शंस की हम निकाल सकते हैं, नहीं। हर रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं निकाल सकते। कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होती है, उन्हीं के लिए हम रेट की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास रिएक्शन होती है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि जैसे हमने लिया NaCl, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं AgNO2 के साथ में, तो ये बनाता है AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस NaNO2। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है, Na और Cl जो है आयनिक कंपाउंड है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों क्या आयनिक फॉर्म में है। यहाँ भी क्या है, Ag प्लस और NO2 माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये भी क्या है, आयंस है। तो आयंस क्या होते हैं, बहुत जल्दी एक साथ क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, और इन दोनों के इंटरेक्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, AgCl का पीपीटी बहुत फास्ट बन जाता है, मतलब विदिन 10⁻⁻6 सेकंड में जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए हम रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
ठीक है, तो हम फास्ट रिएक्शंस के लिए रेट की बात नहीं करते हैं। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं स्लो रिएक्शन। तो देखिए वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन में हम एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जो जंग होती है ऐसा नहीं है कि एक दिन में लग जाती है, 2 दिन में लग जाता है, हो सकता है उसमें बहुत टाइम लगता है, मंथ लग जाए, ईयर लग जाए। तो यहाँ क्या होता है, टेक्स, तो ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इनको हम प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब इनके लिए हम रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होती है, बहुत धीरे 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 रिएक्शन होती है। तो ये इनके लिए रेट की बात करना हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, तो हम स्लो रिएक्शन के लिए भी रेट की बात नहीं करते। अब थर्ड आती है मॉडरेट रिएक्शन रेट। मॉडरेट रिएक्शन रेट। मॉडरेट रिएक्शन रेट का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन क्या होंगे, या ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं और ना ज़्यादा क्या होती है, स्लो होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन रेट। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती हैं वो सारी क्या होती है, मॉडरेट रिएक्शन होती है। तो जैसे एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखिए जैसे हम ले लें N2 + 3S2 2NH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसको हम ओपन करके लिखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ क्या है, H सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या होता है, NH सिंगल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड तो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। यहाँ होगा बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, और ये ब्रेक होंगे, और साथ में ये क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होके बॉन्ड फॉर्म होने में क्या होता है, यहाँ से इसको ये बनने में फाइनाइट टाइम लगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फाइनाइट टाइम लगने की वजह से इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में कौन सी रिएक्शंस की बात करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन रेट की बात करते हैं, जो ना तो ज़्यादा फास्ट होती है और ना ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एवरेज रेट और देखेंगे एक इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसमें हमको क्या बात करनी, सबसे पहले एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, देखिए 2A + 3B 4C। अब इसके लिए हमको एवरेज रेट का फॉर्मूला लिखना है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हमको लिखना है, एवरेज रेट। तो देखिए एवरेज रेट को लिखते कैसे हैं कि देखिए रेट क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो इसके लिए अगर हम ए के लिए लिखेंगे तो ए की क्या होगी, कंसंट्रेशन ए होती है, तो हम लिखते हैं dA/dt। पर जब ये तो क्या होता है स्मॉल चेंज के लिए डी, और यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, एवरेज रेट। एवरेज रेट की वजह से ये डी की जगह यहाँ क्या लिखेंगे हम, ΔA/ΔT, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ΔB/ΔT, और सी के लिए लिखेंगे तो ΔC/ΔT। अब देखिए यहाँ जो ये स्टाइकियोमेट्री होती है इसको हम लिखते हैं अपॉन में 1/2, यहाँ 1/3 और यहाँ 1/4,
4। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इसके आगे आएगा माइनस साइन, इसके आगे भी आएगा माइनस साइन। और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में इंक्रीज होती है, तो इसके लिए यहाँ पर आएगा प्लस साइन। तो इस तरह से हम एवरेज रेट को लिख सकते हैं और इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एवरेज रेट को। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम देखते हैं 3x + y gives 2z। अगर इसके लिए हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं ऊपर लिखती हूँ, ये है 3x + y gives 2z। इसके लिए हमें एवरेज रेट लिखना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ x, तो यहाँ डी एवरेज है तो डेल x बाय डेल t, स्टैक्योमेट्री 1/3, यहाँ साइन माइनस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ 1 है डेल y अपॉन डेल t इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल z बाय डेल t। तो इस तरह से हम एवरेज रेट को लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसमें हम दो टर्म्स और पढ़ते हैं, एक रेट ऑफ डिसअपेयरेंस और एक है रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या है कि कोई भी जैसे रिएक्शन हो रहा है, अपीयरेंस का मतलब क्या हो गया, अपीयर होना, कि अपीयर होने की स्पीड क्या होती है। तो इसमें अब देखिए जैसे अगर हमको लिखना है इसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड। ठीक है, हमको जेड के अपीयरेंस की रेट लिखनी है कि मतलब जेड के अपीयर होने की स्पीड कितनी है। तो उसके लिए देखो हम क्या लिखते हैं इसको, डेल जेड बाय डेल टी। ठीक है, ये हो गया अपीयरेंस की रेट, और यहाँ हम क्या लगाते हैं, मोड, और स्टैक्योमेट्री यहाँ पर नहीं लगाते हैं। सेम इसी तरह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना है, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स के लिए बात करते हैं तो रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ एक्स। अगर एक्स के लिए हमको लिखना है तो डिसअपीयरेंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक्स के डिसअपीयर होने में की स्पीड क्या है, तो ये क्या हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल टी, और ये मोड, मतलब अपने जो रेट की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं कुछ। तो देखिए एग्जाम्पल है, हम क्वेश्चन करते हैं जैसे 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। पूरी इक्वेशन के लिए लिखेंगे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए NH3 है, इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/4 माइनस डेल NH3 बाय डेल T। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस 1/5 डेल O2 अपॉन डेल T। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, इंक्रीज होगा तो प्लस 1/4 डेल NO बाय डेल T, और इसके लिए लिखेंगे तो 1/6 प्लस डेल H2O बाय डेल T। अब देखिए हो गया। अब इसमें हमको लिखना है अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO की अगर बात करनी है तो देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस को हम लिखेंगे ROA। ठीक है, ऑफ NO, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO की बात करनी तो NO की रेट क्या हो जाएगी, डेल NO बाय डेल T, और ये मोड, मतलब जो रेट ऑफ अपीयरेंस है, ये रेट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव आती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमको लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। तो देखिए अगर लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, तो डिसअपीयरेंस ऑफ O2 के लिए क्या लिखेंगे, डेल O2 बाय डेल T।
ठीक है, तो हम इस तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, N2 plus 3S2 gives 2NH3 during the formation of ammonia 2 moles of N2 disappear in 1 minute. Find first rate of reaction, second rate of disappearance of H2, third rate of appearance of NH3. The volume of vessel is 1 लीटर। ठीक है, तो इसके लिए अब हमको निकालना है रेट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिखा है, N2 प्लस 3S2 2NH2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज रेट का फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज रेट क्या होगा, N2 है तो डेल N2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू -1/3 डेल H2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू +1/2 डेल NH3 अपॉन डेल T। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमको सबसे पहले देखो गिवन क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर, मतलब N2 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले N2 के लिए लिखते हैं डेल N2 अपॉन डेल T। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, 2 मोल्स ऑफ N2, तो यहाँ देखो कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, यहाँ मोल है, ये 2 मोल्स हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर, तो 2 अपॉन 1, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल T, टाइम क्या दे रखा है 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया 2 मोल्स, ये हो गया 1 लीटर, और यहाँ हो गया 1 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए यूनिट क्या होती है रेट की, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो देखिए मोल पर लीटर तो आ जाएगा, ये मिनट है, तो इसको मिनट को भी हमको क्या सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 2 अपॉन 1 इंटू 60 ये हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये डेल N2 बाय डेल T है। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है। तो ये देखिए ये क्या है, डेल N2 बाय डेल T, अगर इसमें माइनस है तो यहाँ भी ये क्या है, माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बात करना है तो रेट क्या होगी, डेल N2 बाय डेल T होता है, ये फॉर्मूला लिखेंगे डेल N2 बाय डेल T, क्योंकि हम इसकी बात कर ही नहीं सकते क्योंकि H2 हमें नहीं दिया, सिर्फ ये दिया हुआ है, सारे इक्वल, हम किसी भी दो को हम साथ में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और डेल N2 बाय डेल T ये वैल्यू क्या है, -1 इंटू -1/30, तो क्या आ जाएगा 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन की 1/30। ठीक है, इसके बाद में हमको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 का मतलब क्या हो गया, डिसअपीयरेंस ऑफ H2 में हम क्या लेते हैं, मोड होता है। डिसअपीयरेंस की बात करते हैं तो हम स्टोइकियोमेट्रिक नहीं लेते हैं। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर क्या है, हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 में अगर ये लेंगे तो ये जो है ये 3 क्या होगा, इधर चला जाएगा। हम अगर यहाँ, ये तो होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 की। ठीक है, अब हमको क्या है, रेट गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, -1/3 डेल H2 बाय डेल T ये होता है। ठीक है, अब देखिए हमको ये वाला निकालना है, डिसअपीयरेंस का मतलब ये चीज़ निकालनी है, तो ये क्या होगा, इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन
इंटू 3, ये 3 क्या होगा, इधर चला जाएगा। और डिसअपियरेंस निकाल रहे तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था 1/30 इंटू यहाँ क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/30, तो 1/10। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रेट ऑफ डिसअपियरेंस की 1/10। अब हमको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 निकालना है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 ये क्या होता है, NH3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल T ये होता है, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, रेट इज इक्वल टू 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल T, ठीक है। तो ये हमको निकालना है, तो ये 2 क्या होगा, इधर चला जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा रेट इंटू 2। तो रेट की वैल्यू क्या थी 1/30 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2/30। 2/30 का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1/15। तो ये वैल्यू क्या हो गई 1/15। तो इस तरह से हम रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम करते हैं, देखिए इस तरह से हमें सारे एग्जाम्पल करने रेट के। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है नेक्स्ट 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 if rate of appearance of NO2 is 2 mole per liter per second. Find first rate of reaction, second rate of disappearance of N2O5, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा -1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल T इज इक्वल टू +1/4 डेल NO2 बाय डेल T इज इक्वल टू प्लस डेल O2 बाय डेल T, ठीक है। ये तो हो गया रेट का फॉर्मूला। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या गिवन है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 मतलब क्या होता है डेल NO2 बाय डेल T, ठीक है। इसकी वैल्यू दी है 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये दे रखा है 2 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें NO2 ये गिवन है, तो ये फॉर्मूला ये रहा +1/4 डेल NO2 बाय डेल T, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो 1/4 ये इंटू क्या है डेल NO2 बाय डेल T, इसकी वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो गया 1/4 इंटू 2, तो क्या हो गया 2/4, तो 1/2 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ऐसे ही हमको अगर निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकालना है, मतलब इसका क्या मतलब हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होती है डेल N2O5 अपॉन डेल T, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो रेट का फॉर्मूला देखिए कहाँ है, इसका और इसको हम साथ में लेते हैं। तो देखिए ये हो गया रेट इज इक्वल टू 1/2 डेल -1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल T। हमको ये कैलकुलेट करना है, तो ये क्या होगा इधर चल जाएगा, रेट इंटू 2 इज इक्वल टू डेल
N2O5 अपॉन डेल टी, और रेट की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी, देखिए 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम एवरेज रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो देखिए इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब बहुत जल्दी हो जाती है, जो मतलब कि फॉर वेरी स्मॉल टाइम या डेल टी, मतलब यहाँ क्या होगा, टाइम बहुत कम होता है, बहुत जल्दी ये रिएक्शन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ क्या अगर लेते हैं डेल टी इक्वल्स टू 0, तो हम इस डेल टी को क्या लिख सकते हैं डी टी, ठीक है। तो जैसे एवरेज रेट में जहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एवरेज में डेल टी बाय डेल टी लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी टी बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, जो उसको हम कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिखते थे तो डेल लगाते थे, यहाँ लगेगा डी, ठीक है। कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 2a + 3b गिव्स 4c, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमको लिखना है रेट, तो क्या होगा -1/2, ये क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो -1/2। अब यहाँ डेल ना आकर क्या आएगा स्मॉल टाइम के लिए, तो dA/dt इज इक्वल टू -1/3 dB/dt इज इक्वल टू +1/4 dC/dt। तो सेम हम इसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट को भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें हम पढ़ते हैं आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में धीरे धीरे कम होती जाती है, तो ये ग्राफ आएगा इस तरह से। और अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ में धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो ये ग्राफ बनेगा इस तरह से। अब देखिए ये तो होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। अगर हम इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए अगर हम निकालते हैं, तो यहाँ देखिए कि अगर हम ग्राफ में रिएक्टेंट के लिए अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, एक हम इस पर एक टेंजेंट बनाते हैं, ये टेंजेंट जो बनता है ये क्या होता है, स्लोप होता है, और इस टेंजेंट पर हम स्लोप बनाते हैं, तो स्लोप क्या होता है tan थीटा, और ये क्या है, जैसे अगर हमने बनाया है a और टाइम के बीच में, तो tan थीटा क्या हो जाएगा dA/dt। और इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट और टाइम के बीच में बनाते हैं यही स्लोप, और इस पर क्या करते हैं एक टेंजेंट बनाते हैं, तो इसमें टेंजेंट क्या होगा, यहाँ ऊपर से बनेगा, और इस पर जो स्लोप होगा वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू dP/dt। अब देखिए इस ग्राफ से भी क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखिए इससे ग्राफ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं सबसे पहले N2 + 3H2 gives 2NH3, find rate of reaction, second rate of disappearance of N2, ठीक है। और ग्राफ हमको गिवन है ये हो गया टाइम, और यहाँ हो गया कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये है इसको कर दूँ 10, ये 6, ये 2 और ये 4,
ठीक है, ये ग्राफ हमको गिवन है और इसमें हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो देखिए सबसे पहले हम ग्राफ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप होता है tan थीटा। तो यहाँ क्या है, किसकी दे रखी है, H2 के लिए, तो ये होगा dH2/dt, ये निकाल सकते हैं इससे। तो ये क्या होता है, स्लोप के इक्वल, और ये होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा यहाँ पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब देखिए ये जैसे x1 है, ये x2 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ x2 के लिए क्या है, 6, तो ये क्या हो जाएगी 6 माइनस 10 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 10 तो माइनस 4 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ dH2/dt क्या आ गया, 2 आ गया। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या कर रखेंगे, इसके लिए रेट लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, dN2/dt माइनस इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3/dt। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, dH2/dt क्या है हमको गिवन है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है यहाँ पर, -1/3 dH2/dt, ये होगा। dH2/dt की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, -2, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू -2, तो हो जाएगा -2/3। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। ठीक है, अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 का मतलब ये निकालना है हमको। तो देखिए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या होता है, मतलब कि dN2/dt। ठीक है, ये हो जाएगा dN2/dt। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, और ये हम इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को, कि यहाँ H2 का गिवन था और हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकाला था, 2/3। ठीक है, ये 2/3 निकला था। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू माइनस dN2/dt, ये होगा। तो अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, 2/3 थी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, d और dN2/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस रेट, और ये वैल्यू क्या होती है, मोड है, मतलब पॉजिटिव में होगी, तो ये वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 2/3। ठीक है, तो इस तरह से हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि मतलब रेट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या है, कि रिएक्टेंट किस टाइप का है, कि रिएक्टेंट अगर आयनिक रिएक्टेंट है, कोवलेंट रिएक्टेंट है। तो अगर आयनिक रिएक्टेंट होता है, तो ये इसको हमने पहले भी पढ़ा था। अगर आयनिक रिएक्टेंट है मतलब क्या हो गया, जैसे ये NaCl है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं AgNO2 से, तो बनेगा AgCl का PPT प्लस NaNO2। ठीक है, ये बन जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ये आयनिक फॉर्म में, ये आयनिक फॉर्म में, तो ये आयंस क्या होते हैं, बहुत जल्दी इंटरेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी इंटरेक्ट करते हैं, तो AgCl का PPT बहुत इजीली बन जाता है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड, रिएक्शन बहुत जल्दी हो गई तो क्या होगी, इसकी रिएक्शन की रेट भी, स्पीड क्या होगी, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हाई हो गया। और हम अगर कोवलेंट रिएक्टेंट लेते हैं, कोवलेंट रिएक्टेंट में जैसे हमने ये लिया था N2 + 3s2 गिव्स 2NH3, तो यहाँ क्या हो गया, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H H और ये N
H बनता है। तो यहाँ क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होते हैं, ये ब्रेक होते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इनका तो क्या है, टूटना, और इसका बनना, ये क्या होता है, फाइनाइट टाइम में हो जाता है, फाइनाइट टाइम में हो जाता है। इसलिए यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन की स्पीड होगी वो क्या होती है, लो। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि होमोजीन, सेकंड इसमें लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट में, एक तो हो गया आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। इसी में अगर जैसे मान लीजिए कि होमोजीनियस रिएक्टेंट है और एक हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट है, तो देखिए एक है होमोजीनियस रिएक्टेंट और एक है हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। ठीक है, तो होमोजीनियस रिएक्टेंट और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट में से रेट किसकी ज़्यादा होती है, होमोजीनियस की। क्यों होती है, क्योंकि होमोजीनियस में क्या होते हैं, सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं, सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि साइज भी सबका सेम होता है, साइज सबका सेम होता है, तो वो इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब गैस और गैस अगर आपस में मिक्स है तो उनका क्या होगा, इजीली इंटरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए होमोजीनियस रिएक्टेंट की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट से। और थर्ड पॉइंट इसमें हम देखते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ही, rate of reaction is directly proportional to stability of product is inversely proportional to 1 upon stability of reactant। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इस प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम हो जाता है। अब इसको देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये है CH3COOH। ठीक है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और एक लेते हैं HCOOH, रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड, ये बनेगा HCOO नेगेटिव प्लस H प्लस। ठीक है, अब इन दोनों में से बताइए रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट की ज़्यादा होती है या रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड की ज़्यादा होती है। तो देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बना कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पर CH3 का क्या है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस कार्बन को डोनेट करेगा, इस कार्बन को डोनेट करेगा, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, और ज़्यादा आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। चार्ज इसके ऊपर आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, इसके कंपेयर में कम है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड की ज़्यादा होती है रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट से। ठीक है, तो ये तो था नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, फैक्टर्स इफेक्टिंग में फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखिए फिजिकल स्टेट में मतलब कि क्या होगा, रिएक्टेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रेट किस में होती है, गैस में सबसे ज़्यादा होगी और सॉलिड में सबसे कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, आपस में मोशन कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, इनमें कॉलिजन होगा, कॉलिजन होगा तो यहाँ क्या होगा, रेट क्या होगी इसकी ज़्यादा हो जाती है। तो रेंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, अगर इनमें क्या होगा, रेंडम मोशन मतलब कॉलिजन ज़्यादा होगा, मोशन ज़्यादा हो रहा है, मोशन जाने से रेट इसकी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होते हैं, पास पास में होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें मोशन ही नहीं होगा, मोशन नहीं होगा तो इनकी क्या होगी, स्पीड भी तेज नहीं होगी, तो यहाँ रेट भी उसकी कम होती है। तो क्या होगा, गैस की सबसे ज़्यादा होती है और सॉलिड की सबसे कम होती है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जैसे सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम एक पानी में अगर हम नमक डाल देते हैं और एक है कि नमक का पूरा उसका क्रिस्टल डालते हैं, ठीक है, तो नमक का जो क्रिस्टल होगा वो क्या होगा, जल्दी घुलता है, या नमक का जो अपन नॉर्मल जो पिसा हुआ नमक लेते हैं वो जल्दी घुलेगा। तो देखिए नमक जो पिसा हुआ नमक होता है उसको क्या होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसलिए वो क्या होगा, जल्दी घुल जाता है। और एक नमक का अगर हम क्रिस्टल लेते हैं तो उसको घुलने में टाइम लेता है, क्योंकि उसके क्या उसके सारे मॉलिक्यूल्स को मतलब कि सरफेस एरिया उसका नहीं मिल पाता। तो इसलिए क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी, जिसके लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मतलब पिसा हुआ नमक है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोर्थ पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं तो ये हर रिएक्शन में नहीं होती, ये ओनली होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन में। फोटोकेमिकल रिएक्शन में होती है, मतलब कि जैसे अगर हम लेते हैं ये H2 + Cl2 और ये लाइट की प्रेजेंस में होती है 2HCl, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि जब इंटेंसिटी ऑफ क्या होगी, लाइट की इंक्रीज होगी, मतलब लाइट की क्या होगी इंटेंसिटी, मतलब लाइट जितनी ज़्यादा आएगी तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यहाँ आई क्या है, इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कैटलिस्ट। फिफ्थ पॉइंट है कैटलिस्ट। तो देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज। तो डिक्रीज की हम बात नहीं करते, वैसे मोस्टली क्या होता है हम यहाँ पर इंक्रीज की ही बात करते हैं। तो देखिए कि जैसे अगर हम एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं तो एक ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है, एक इसका पाथ होता है। तो ये क्या होती है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम इसमें क्या होगा, कैटलिस्ट नहीं डालते, कैटलिस्ट अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और कैटलिस्ट का मतलब क्या होगा कि हम एक कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने में क्या है कि एक ही पूरा एक हम इसको रास्ता मान लेते हैं, तो यहाँ से इसको क्या है बहुत ज़्यादा रास्ता कवर करना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि उसका रास्ता कम हो। तो उसमें क्या होगा कि इसको यहाँ आने में क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, तो इसके लिए हम इसमें एक कैटलिस्ट मिला देते हैं। कैटलिस्ट मिलाने से क्या होगा कि ये जो है पाथ, ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि क्या होगा कि ये इतना ज़्यादा पाथ हमको कवर करना पड़ रहा था, यहाँ क्या होगा, इसका हमको थोड़ा सा कम पाथ कवर करना पड़ रहा है। तो ये तो क्या होगा, विदाउट एक्टिवेशन, विदाउट कैटलिस्ट, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है विथ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि रिएक्शन का जो पाथ है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं अब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। तो देखिए डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डबल या ट्रिपल हो जाती है। इसकी हम डिटेल में स्टडी करते हैं आरएनएस इक्वेशन में। तो जब हम आरएनएस इक्वेशन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है इसमें फैक्टर इफेक्टिव में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 2 मिनट रुक जाए, एक लास्ट टॉपिक बचा है। लास्ट टॉपिक है इसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए
क्या होता है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर कभी कभी होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अपन डिक्रीज करते हैं, और कभी कभी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें रेट लॉ का पता होना चाहिए, तो हम रेट लॉ को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।